जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले थे, जिसमें कि हम लोग 20-25 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे पार्ट 1 वीडियो में, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी कर चुके थे। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव निकलता है इंपॉर्टेंट सब फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 2024 बोर्ड के में पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अधिकांश सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए थे। उनमें से लगभग 25 क्वेश्चन को किया था और लास्ट क्वेश्चन था सहकारिता हमने किया था, है ना, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? देखिए, वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में, बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक राष्ट्र में जाकर के कंपनी स्थापित कर रहा है ना। देखिए, वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, मतलब एक से अधिक देश में वो कंपनियां स्थापित मतलब चलती है, ठीक है, और उसका उत्पादन और उसका नियंत्रण वो स्वामित्व रखता है कोई एक व्यक्ति, ठीक है। अधिक देश में, एक से अधिक देश में अगर उत्पादन और नियंत्रण पर स्वामित्व रखता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। अब उदाहरण के लिए फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। मतलब जो उत्पादन पर नियंत्रण जो है, उत्पादन पर नियंत्रण वह स्वामित्व तो एक से अधिक देशों पे रखती है, इसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया था। मतलब WTO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और क्यों हुई थी। देखिए, ऐसी संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। मतलब ऐसा संगठन जिनका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए जो है हर व्यक्ति में जो है उदारता की भावना को जागृत करना विश्व व्यापार संगठन कहलाता है, ठीक है। इस संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना 1995 को किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, याद रखिएगा, ठीक। तो मतलब क्या हो गया? उदार बनाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को उदार बनाना ही विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। निजीकरण सबसे पहले देखते हैं निजीकरण क्या होता है, ठीक है। निजीकरण क्या है? देखिए, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर आंशिक या पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना। मतलब समझ रहे हैं, निजी क्षेत्र द्वारा यानी अपना कोई निजी क्षेत्र है उससे जो है हम सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों पर आंशिक या पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना निजीकरण कहलाता है। मतलब कि देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र पर अगर हम किसी चीज को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसका स्वामित्व हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे किसी, मान लेते हैं कि जमीन, ठीक है, वो जमीन क्या है, अगर देखा जाए तो सार्वजनिक तौर पे वो सरकार का है, लेकिन निजी तौर पे जो है उसका प्रबंध किसको किया जाता है? किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। उसका स्वामित्व करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए किसी एक व्यक्ति को वो सौंपा जाता है। तो यही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण क्या है? देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों व प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण, मतलब अनावश्यक नियंत्रण जैसे लाइसेंस हो गया, है ना, लाइसेंस होता है ना, गाड़ी वगैरह का कागज वगैरह लाइसेंस मांगता है, कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, ठीक है। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस जो मांग रहा है ये क्या है? अनावश्यक नियंत्रण व प्रतिबंध, है ना, इसको हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। मतलब इसको हटा देना उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। 1991 में भारत सरकार ने ऐसी ही नीति अपनाई थी जिसे उदारीकरण कहते हैं। मतलब 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1995 में भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण की नीति कब अपनाई? 1991, और 1995 में भारत ने निजीकरण की नीति अपनाई। 1995 से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या? तो 1995 में ही WTO की स्थापना हुई थी, ठीक है। ATM क्या है? देखिए, ATM क्या है? वर्तमान समय में आदान प्रदान की सभी क्रिया शाख मुद्राओं द्वारा हो रही है। वर्तमान समय में आदान प्रदान की जितनी भी क्रिया है, जितना भी कार्य है, वो सब जो है शाख मुद्रा द्वारा हो रहा है, ठीक है। अर्थात ऐसी प्लास्टिक मुद्रा जो 24 घंटा रुपया जमाव निकासी करने की, जमाव व निकास करने की सेवा मतलब प्रदान कराता है ना। ऐसी मुद्रा या ऐसी प्लास्टिक मुद्रा, यहाँ से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक मुद्रा जो 24 घंटा रुपया जमा
वह निकासी करने का सेवा प्रदान कराता है। एटीएम, डेबिट कार्ड या स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। ठीक है, इसका बता ही दिए थे फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको देखिए, अगला है नोट पॉइंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, मतलब कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए क्या तो देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संख्या नाबार्ड कहलाती है। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण सुविधा को प्राप्त कराने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था नाबार्ड कहलाती है। ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास, देखिए कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक रूरल यानी ग्रामीण। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब किसान को जो है क्या जरूरी है, साख का क्या जरूरी है, ऋण का। तो देखिए, किसानों को अपने उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। सही बात है, उत्पादन करना है या फिर मतलब कोई भी चीज जो है उपयोग के लिए, जो है उत्पादन का उपयोग के लिए, उद्योग धंधा मतलब उद्योग धंधा तो इनको इतना नहीं चलाना है। ठीक है, किसानों के लिए है, लेकिन किसानों के लिए उत्पादन एवं उपयोग के लिए, है ना, कोई चीज अगर उपजाना है उसको, तो उपजाने के लिए उनको जो है कई तरह का कार्य चाहिए, और उस कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऋण चाहिए, तो इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसलिए जो है साख का होना भी अति आवश्यक है। और साख हम लोग पिछले वीडियो में बात भी किए थे, क्या था साख। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान क्या होता है। वित्तीय संस्थान, ठीक है, वित्तीय संस्थान वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए काम करती है, उसे ही हम लोग वित्तीय संस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आर्थिक विकास के लिए, मतलब पैसे से संबंधित विकास, ठीक है, इसके लिए जो काम करती है, एवं उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उद्यम और व्यवसाय, इसके वित्तीय आवश्यकता, मतलब इसको जितना पैसे की जरूरत है इसकी पूर्ति करता है, व्यवसाय के लिए पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को ही वित्तीय संस्थान कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है। क्या क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है। देखिए, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोग को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से, देखिए छोटे पैमाने पर एक उद्योग होता है ना, वही बोल रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज साख अथवा ऋण की व्यवस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मतलब कम ब्याज जो है उसका लगे, और कम मतलब ऋण भी जो है कम दिया जा रहा है, कर्ज भी उनको कम दिया जा रहा है, तो यही योजना क्या कहलाता है, सूक्ष्म वित्त योजना कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है। कल हमने इसका सिर्फ और सिर्फ जो है किया था, फुल फॉर्म देखा था हमने। ठीक है, और आज हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। देखिए, ऐसी समूह या ऐसा ग्रुप जो बैंक से ऋण या कर्ज लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप बना करके बैंक से ऋण लेकर के अपनी जो आवश्यकता है उसको जो है पूर्ति कर रहा है और ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तिकरण में योगदान देते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व गैर सरकारी सेवा क्या है। ठीक है, सरकारी व गैर सरकारी सेवा क्या होता है। देखिए, जब किसी देश या राज्य सरकार कार्य के बदले वेतन देते हैं। देखिए, जब कोई देश या राज्य सरकार कार्य, मतलब सरकार कार्य के बदले वेतन देते हैं तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। मतलब सरकार अगर किसी कार्य के लिए वेतन दे रहा है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य क्षेत्र आर्मी वगैरह, है ना, बैंकिंग क्षेत्र मैनेजर वगैरह हो गया, स्टाफ वगैरह हो गया, शिक्षा क्षेत्र टीचर वगैरह हो गया, है ना, तो इनको क्या देता है, सरकारी सेवा प्राप्त होता है। सरकारी कार्य के बदले इन्हें मतलब क्या होता है, इसको पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, वेतन मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। अब गैर सरकारी सेवा किसको कहते हैं। देखिए, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था, है ना, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से, ठीक है, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, तो इसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। मतलब गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से अगर वो अपने किसी भी चीज को अगर पहुंचाने का, किसी योजना को पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो इसे हम लोग गैर सरकारी सेवा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आउटसोर्सिंग देखिए, बाह्य स्रोती क्या है वह प्रक्रिया जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए
वह प्रक्रिया जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौते करके उससे वह काम करवाती है। मतलब बाह्य स्रोती क्या होगा, आउटसोर्सिंग क्या है, तो जिसमें एक कंपनी है, ठीक है, और अपने किसी भी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता कर लेता है। कोई भी अपना काम करवाना है उसके लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता किया, दूसरी कंपनी को मिला लिया और उससे वह काम करवाती है, उसे ही बाह्य स्रोत या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है। रोजगार और सेवा में क्या अंतर है, मतलब रोजगार क्या होता है और सेवा क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम व शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्र करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए अगर कोई व्यक्ति परिश्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर या शिक्षा के आधार पर धन अर्जित करता है और पूंजी के रूप में व्यवहार करता है, तो सेवा उत्पन्न होता है, मतलब तो उसे हम लोग सेवा कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने परिश्रम से, अपने शिक्षा के दम पर जो है उससे जो है वो जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्र कर रहा है और पूंजी के रूप में उसका व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे ही मतलब इसको क्या कहा जाता है, सेवा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेवा, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात रोजगार व सेवा दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। रोजगार अगर देखा जाए क्या है, एक मतलब एक ही सिक्के के दोनों क्या है, रोजगार और सेवा पहलू है। ठीक है, अगर किसी को रोजगार मिल गया है तो सेवा भी मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर किसी को रोजगार मिला है तो वो सेवा करेगा, तभी तो उसको मतलब वेतन मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग क्या है। माउस क्वेश्चन है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग क्या है। देखिए, भारत में आने वाला 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को ही योजना आयोग कहा जाता है। मतलब 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को ही योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन अगर देखा जाए ना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब योजना आयोग को भंग कर दिया गया है, पता होगा आपको, और नीति आयोग चला रहा है। राष्ट्रीय आय क्या है, क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए, किसी देश में एक वर्ष की उत्पादित सभी वस्तु व सेवाएं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब नहीं समझ में आएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी देश में एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है ना, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य मतलब उसका जो कीमत है, टोटल कीमत का योग अगर देखा जाए तो वही होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखे थे। कुछ नोट पॉइंट देखिए क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। सही बात है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश डेफिनेटली कहलाएगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित कहलाता है। सिंपल सा है। अगला है नोट पॉइंट में ही है ना खैर ये अविकसित और विकसित तो देख लिया हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली में अंतर बतावे। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है एग्जाम में कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और मौद्रिक प्रणाली क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, देखिए सिंपल सा आप समझ जाइए। वस्तु और मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। और मौद्रिक प्रणाली क्या हो जाएगा, मतलब वस्तु, किसी वस्तु को हम जो है मुद्रा देकर के खरीद रहे हैं तो मौद्रिक प्रणाली कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए क्या है, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन की अवस्था या प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। बहुत सिंपल है ना। मतलब चावल के बदले अगर हम गेहूं ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास चावल नहीं है, गेहूं है और आपको चावल चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को आपको खोजना पड़ेगा जिसके पास चावल है और आपके पास गेहूं है। ठीक है, और आपको जो अगर चावल लेना है तो जो है आपको गेहूं देना पड़ेगा और उधर से जो है आपको चावल लेना है। तो यहाँ पे पैसा का तो कोई बात नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, वस्तुओं का आप आदान प्रदान कर दिए, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने की प्रणाली क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, और मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को मुद्रा द्वारा लेन देन करना, मतलब मुद्रा के द्वारा, पैसा के द्वारा, ठीक है, एक निश्चित प्राइस द्वारा जो है उसे खरीदना। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे मुद्रा द्वारा सामग्री खरीदना, बहुत सारी सामग्री हम लोग मुद्रा द्वारा ही खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास के निर्धारण करने की रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट कहलाती है। मतलब देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करने की रिपोर्ट ही मानव विकास रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, कम से कम 7-8 बार तो ये पूछ चुका है एग्जाम में कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला हो गया तेजी से बढ़ती जनसंख्या। मतलब बिहार जो आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से इतना जो कमजोर है, इतना जो पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, कारण क्या है, सबसे पहला है यहाँ तेजी से बढ़ती जनसंख्या।
मतलब बिहार में बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं होता, उत्पादन होता है, लेकिन वो सब जो है खुद पे खपत हो जाता है, ठीक है, तो उत्पादन नहीं कर पाता है, ये सही बात है। बिहार में बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास में कमी तथा उनके भरण पोषण में भी मुश्किल होती जा रही है, सही बात। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन होने का। दूसरा कारण है आर्थिक संरचना का अभाव। क्या है? आर्थिक संरचना का अभाव। देखिए, आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है। राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा में कमी है, जिस कारण बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। सही बात है कि जो शिक्षा सुविधा में भी कमी बनी हुई है। बिजली के क्षेत्र में भी तो पीछा है ही, बिजली का भी अभाव है, सिंचाई का अभाव है, राज्य में सड़क का अभाव है, शिक्षा स्वास्थ्य का भी सुविधाएं यहाँ पे कमी है, तो ये भी जो है एक अभाव कारण बना हुआ है आर्थिक पिछड़ेपन का, ठीक है। तीसरा है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफी अधिक है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ गरीबी का भार जो है वो क्या है? काफी अधिक है, जहाँ गरीबी का भार काफी अधिक है और यहाँ प्रति व्यक्ति बहुत कम है। मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए भी बिहार में गरीबी का दुष्चक्र है। यही कारण है कि बिहार में गरीबी का भी दुष्चक्र, ठीक है। चौथा है कृषि पर निर्भरता। आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब बिहार जो है आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर निर्भरता। मतलब बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर टिकी हुई है और यहाँ कृषि काफी पिछड़ी हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था पूरा कृषि पे ही टिका हुआ है, फिर भी कृषि जो है क्या है? बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अगला टॉपिक है, मतलब अगला कारण है, और संपूर्ण जनसंख्या यहाँ की कृषि पर ही आधारित है। मतलब बिहार की जो है संपूर्ण जनसंख्या किस पर आधारित है? कृषि पे। पांचवा है कारण बाढ़ व सुखाड़ की से क्षति। देखिए, प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ व सुखाड़ से लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। मतलब फसलें जो है बर्बाद हो जाती है, जान माल की हानि हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नुकसान हो जाती है बाढ़ से। और प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, आपको पता होगा बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है ना। तो बिहार में बाढ़ व सुखाड़ से लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है, जिस कारण बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन में यह भी कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का उपाय बताइए। एक तो पूछ दिया कारण, अब पूछ देगा पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है जो कि नहीं हो रहा है ना। देखिए, पिछड़ेपन को दूर करने का निम्नलिखित उपाय है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे कि कृषि का तेज विकास। मतलब दूर करने का उपाय सबसे पहला है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। सही बात है, भारत भी एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। अभी भी लगभग 68% आबादी कृषि पर निर्भर है बिहार में। अभी भी लगभग 68% आबादी यहाँ पे जो है क्या है? कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि विकास से विकास संभव हो सकता है। मतलब कृषि को अगर विकसित कर दिया जाए, कृषि स्तर को अगर बढ़ा दिया जाए, अच्छी अगर मतलब फसलें अगर अच्छी लगाई जाए, वो जो है अच्छी अगर पैदावार हो, तो इससे जो है क्या हो सकता है कि बिहार पिछड़ेपन का मतलब बिहार जो पिछड़ेपन है वो जो है दूर हो सकता है बिहार, ठीक है। अगला है दूसरा कारण क्या है उपाय का, बिहार के पिछड़ेपन का उपाय। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण। बिहार में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाया जाए एवं सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए, तो ये भी जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, बिहार के पिछड़ेपन में उपाय बन सकता है ये, ठीक है। तीसरा है बाढ़ व सुखाड़ पर नियंत्रण। अगर बिहार का शोक कहा जाए ना तो वो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी नदी को मोड़ करके, कोसी नदी की दिशा को, मतलब जो दिशा है ना, कोसी नदी मान लीजिए इधर बह रहा है, ठीक है, इस दिशा को मोड़ करके ऐसे दिशा में छोड़ दिया जाए इसे जहां सुखाड़ वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर देना चाहिए, जिससे बाढ़ व सुखाड़ दोनों में सहायता मिलेगी। मतलब जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है बाढ़ आएगा तो वहां जो है क्या होगा कि सुखाड़ की समस्याएं खत्म हो जाएगी, और जहाँ पे जो है बाढ़ आता है वहाँ से जो है ये भी निपट जाएगा कि अब वहाँ पे बाढ़ की समस्या नहीं, क्योंकि कोसी नदी का जो है मुख जो है इस मोड़ दिया गया है, तो जहाँ सुखाड़ से ग्रसित है अब इस ओर आएगा तो फसल यहाँ भी अच्छी होगी और यहाँ भी अच्छी होगी, ठीक है। चौथा है आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना का विकास, देखिए आधारिक संरचना का विकास मतलब आधारभूत संरचनाओं का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाई जाए, तभी जो है हम मतलब आर्थिक पिछड़ेपन से दूर हो सकते हैं। पांचवा है गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम। बिहार में गरीबी का काफ़ी प्रभाव है, सही बात है, काफ़ी प्रभाव है गरीबी का। सभी गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, तो ये सब जो है करके हम जो है बिहार में क्या कर सकते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।